ये थर्ड लेक्चर है ना? मान लेते हैं कोई रिवर्सेबल रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है इस रिएक्शन के लिए, तो इसलिए K1 इक्वल टू B/A लिखेंगे। करेक्ट ना एवरीवन? तो यहाँ से ही फर्स्ट के लिए अगर इसको इसी सेम रिएक्शन को अगर कोफिशिएंट ए, बहुत छोटा सा बात है, सब लोग को पता है, बट फिर भी कोफिशिएंट n से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा उसका वैल्यू क्या रहेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मान लेते हैं सर इसको K2 बोलते हैं, तो K2 के लिए तो यही लिखना पड़ेगा B के पावर n डिवाइडेड बाई A के पावर n। और A वैल्यू तो हम लोग को पता है K1 है, राइट, बिकॉज सेम रिएक्शन है, तो K1 के पावर n हो जाएगा। और n क्या रह सकता है, n का वैल्यू हाफ भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इसका मतलब है कि किसी भी गिवन रिवर्सेबल रिएक्शन को का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर दिया रहेगा और सेम रिवर्सेबल रिएक्शन को किसी कोफिशिएंट्स किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा एट द सेम टेम्परेचर, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने वाले के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को उतना पावर से हो जाएगा जिस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो K2 है उसका वैल्यू कितना रहा, K1 के रेस्पेक्ट में K1 के पावर n। इज इट राइट? और इसी रिवर्सेबल रिएक्शन को उल्टा करके पूछा जाएगा, इस पे RCM में बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ऐसे अगर रहेगा देन मान लेते हैं कि इसका वैल्यू K3 है, तो आप ऐसे लिखेंगे, तो क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं B/A, और B/A के वैल्यू तो K1 था, मतलब 1/K1 हो जाएगा। इसका मतलब है किसी रिवर्सेबल रिएक्शन को अगर उल्टा कर दिया जाए, जो प्रोडक्ट साइड में था उसको रिएक्टेंट साइड कर दिया जाए, जो रिएक्टेंट साइड है वो प्रोडक्ट साइड में, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा वो पुराने वाले के रिस्पेक्ट में रेसिप्रोकल में चला जाएगा, राइट। यहाँ तक लिख लीजिए, ये पहला प्रॉपर्टी था। सेकेंड प्रॉपर्टी है अब यहाँ पे अगर फर्स्ट प्लस सेकेंड करते हैं तो फर्स्ट प्लस सेकेंड कीजिएगा, सब लोग सुन पा रहे हैं एवरीवन? तो A + C, ये बहुत सिंपल सा एक प्रॉपर्टी है, B + T। तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 बनेगा उसके लिए तो हम लोग को लिखना पड़ेगा B × D और डिवाइडेड बाई A × C। बट भाई B/A तो था क्या, K1, और D/C था K2। इज इट राइट? देखिए तो सही है, B/A K1 रहेगा और D/C K2 रहेगा। तो इस तरीके से K3 जो हुआ
K1 इंटू K2 हो गया। तो यहाँ से क्या सीखे, किसी भी दो रिवर्सेबल रिएक्शन को सिंपली अगर ऐड कर देते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं, तो जस्ट जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा उन दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर रहेगा। इज राइट? चलिए जुमी आवाज़ आती है आप लोग का, थोड़ा सा इनको भी बोली तो गेट लगाने के लिए जब पढ़ाते रहूँगा तो। और आप लोग भी वहाँ पे देखिएगा, बात मत कीजिएगा। और फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो फर्स्ट माइनस सेकेंड कीजिएगा तो आप ऐसे लिखिएगा a माइनस सी b माइनस डी। इसको माइनस तो रहता नहीं है तो रीअरेंज करके कैसे लिखेंगे, a प्लस डी b प्लस सी। तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K4 बनेगा और K4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, b बाई ए c बाई डी। इज इट राइट? और b बाई ए कितना था, K1, और c बाई डी 1 बाई K2 है। राइट? तो क्या हम लोग K1 बाई K2 लिख दें? इसका मतलब जिसमें से जिसको माइनस करते हैं, तो जिसको माइनस करते हैं वो डिनोमिनेटर में चला जाता है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। राइट? अब सपोज कीजिए कि किसी प्रॉब्लम में ऐसे मैं दे दूंगा 2 इंटू फर्स्ट और माइनस 3 इंटू सेकेंड। तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा K5, वो क्या लिखिएगा ज़रा जल्दी से बोलिए तो। भाई तो अभी तो ये तो पता है कि ये वाला नीचे जाने वाला है, ये ऊपर रहेगा क्योंकि बीच में माइनस है। अब लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो ये रहेगा वो K1 रहेगा या K1 का स्क्वायर। ये सर्किल K2 का क्यू रहेगा, बट ये नीचे जाके K2 का क्यू रहेगा। इज इट राइट? ये तो बच्चा टाइप प्रॉब्लम है ना। और अगर ऐसे रहेगा मान लेते हैं 3 इंटू सेकेंड और माइनस 4 इंटू फर्स्ट, तब क्या कीजिएगा, जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा K न्यू, इस वजह से K2 क्यू बाई। सर ये तो अब मजाक टाइप का हो जाएगा, नहीं बन जाएगा। बताओ आप लोग समझ गए? बनाए थे शुभांकर प्रॉब्लम, सब बन गया है। आप में से कुछ ऐसे जो भूल गए कि केमिकल इक्विलिब्रियम का कुछ प्रॉब्लम था, तो बना लीजिएगा, मेरा एक रिक्वेस्ट है। नहीं, मुझे पता है कि आप लोग का लाइफ बहुत हेक्टिक है, आई नो इट, बट फिर भी अभी आप लोग गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि आप बैचलर हो। सबसे बड़ा क्वालिटी ये है। कोई टेंशन है आप लोग को, एक्सेप्ट एग्ज़ाम में अच्छा करना है,
ये तो टेंशन है ना, पैसा कमाना है, फैमिली है, बच्चा है, आज दाल ख़त्म हो गया, कल चीनी ख़त्म हो गया, कल परसों नमक ख़त्म हो गया। सिर्फ पढ़ने का टेंशन है नहीं, एकदम फ्री इलेक्ट्रॉन है आप लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा फ्री। चलिए, तो ऑल ऑफ यू आर वेटिंग फॉर व्हाट? जल्दी से 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाइए बिना मेरे हेल्प का। अब कुछ लोग तो बना लिए होंगे 11th के फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी बना लीजिए। और 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लेते हैं, उसमें 5 मिनट तो ज़्यादा ही है। इसमें इन दोनों में, 2 प्रॉब्लम में 3 मिनट लगना चाहिए। उसमें दोनों क्वेश्चन जेईई मेन में आया हुआ है, जिसका पहले नाम था EIEEE, 2000 से 2005 के बीच में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब अगर आपका दिन अच्छा है, लक अच्छा है एग्जाम में, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाएगा। इसे तो फ्री में मार्क्स है ना। क्या एफर्ट है? बहुत ज़्यादा एफर्ट है या एफर्टलेस है? चलिए स्टूडेंट, तो एक्चुअल में यहाँ पे है प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो किसी एक रिएक्शन को लेकर बात करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब मुझे लगता है कि रिएक्शन कोएफिशिएंट आप लोग का पीछा नहीं छोड़ा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इतना बार आ गया है कि आप लोग भी अब बोर हो गए होंगे, नहीं? तो फिर से एक बार लास्ट टाइम। तो अच्छा बात है ना कि चीज़ें यहाँ पे आ जाना चाहिए। दिस इज द वे ऑफ प्रिपरेशन। भाई जिसका रैंक आता है ना, जो रैंक लाता है IIT में, अब IIT में एक भी सीट मिलना बहुत काबिल तारीफ़ है, या किसी भी इंडिया किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर सीट मिलता है मतलब भगवान से दर्शन हो जाता है, राइट? मोटा मोटी तो थॉट यही है, इतना पॉपुलेशन है, आई एग्री कीजिए। बट कोई भी बच्चा अगर फर्स्ट टाइम में या सेकेंड अटैम्प्ट में भी IIT क्रैक करता है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, भाई उसका प्रिपरेशन का हर पहलू स्ट्रॉन्ग रहता है। जैसे कैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे मेरा भी जो इंटरेस्टिंग पॉइंट रहता है उसको बहुत मन लगा के पढ़ाते हैं। हालांकि एज ए टीचर मुझे हर एक पार्ट को इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाना पड़ता है, बट कोई ना कोई तो टॉपिक रहता होगा जिसे मन करता होगा नहीं इसको छोड़ दें, राइट? ऐसा पक्का रहता है। जस्ट लाइक खाना खाते हैं तो ये मेरा पसंद का है, जैसे कैसे वेदांग बोले सर इनऑर्गेनिक वही तो नहीं होता, रट्टा नहीं मार सकते हैं सर, राइट? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ये भी क्वालिटी डेवलप कीजिए, क्योंकि अगर आप दूसरे से कंपेयर करते हैं अपने आप को, तो जो रैंकर है वो अगर रटकर रैंक लाने का कोशिश कर रहा है
इसका मतलब हम लोग दूसरे से क्यों पीछे रहेंगे, पहला बात यह है दूसरे से पीछे क्यों रहना है। रटने का अगर बारी आएगा, यकीन कीजिए अगर मुझे भी दे दीजिएगा ना कोई भी टॉपिक जिसमें मुझे बिल्कुल 0 सन्नाटा नॉलेज है, तो ये सर रट जाइए भाई, मैं एकदम उसका एक एक लाइन कॉमा तक रट जाऊँगा। मतलब मैं अपने आप को एकदम एब्रेसिव मटेरियल के जैसा समझा लिया था कि मुझे ये करना पड़ेगा, कोई बोलेगा ये करने से IIT हो जाएगा, ठीक है कर लेंगे। मतलब ना का सवाल ही नहीं था सर क्यों करेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं था। इनॉग्रेट रट्टा मारना है सर, रट जाएंगे। और मैं जिस बुक को फॉलो किया था अभी तो उसको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि खुद का ही मटेरियल इनऑर्गेनिक बना दिया। OP अग्रवाल का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता थी, IIT केमिस्ट्री, उसी का इनऑर्गेनिक वाला पार्ट बहुत बढ़िया था। एक एक पेज वहाँ से देखकर मैं अपना नोट्स बनाया था और अपने नोट्स का एक एक लाइन रट गया था, ऑर्गेनिक समझ गया था और सारा असाइनमेंट बना लिया था, फिजिक्स समझ गया था, सारा काम कर लिया था, बहुत सारा नहीं बनाया था। फिजिकल केमिस्ट्री में IIT क्वेश्चन बैंक और RC मुखर्जी का वर्कआउट, बट इसी को सो मेनी टाइम्स, मतलब कहाँ पे क्या पूछा गया सब कुछ क्लियर, ज़्यादा नहीं बट इतना को बार बार। उससे फ़ायदा क्या कि मुझे फार्मूला याद एकदम यहाँ पर रहना चाहिए। आप लोग नहीं लगता किसी कैटलिस्ट का ही कोई टेस्ट लूँगा और देखिएगा उस टेस्ट में पहले से 10 दिन पहले से अनाउंस कर देंगे, तो आप वही काम कीजिएगा, मेरा क्लास नोट से मेरा क्लास करवाया हुआ प्रॉब्लम देख कर आइएगा। बट बिकॉज आपका रिविजन सही है तो आप 80% क्वेश्चन बना लेंगे, राइट। इसका मतलब है कि रिवीजन का मतलब चलते फिरते जितना कुछ पढ़ाया हुआ है सब कुछ यहाँ पे रहना चाहिए, फार्मूला एटलीस्ट। चलिए तो इसी बात पे क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। मान लेते हैं कि मेरा कोई रिवर्सेबल रिएक्शन है और मैं पहला क्लास में बताया था ग्राफ देकर, तो सपोज कीजिए कि अगर आपको बोला जाए कि A और B को लेकर स्टार्ट किए हैं, रिएक्शन किस तरफ प्रोसीड करेगा, तो जब A और B ही मेरे पास है तो C और D नहीं है, तब तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बता देंगे कि रिएक्शन सर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट टू राइट, राइट करेक्ट। अगर बोल देते C और D लिए हैं सिर्फ, तब रिएक्शन किधर जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉर अचीविंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट बैक। या A, B, C और D कुछ नहीं बताया लेकिन ग्राफ बता दिए, तो ग्राफ में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है किसका कम हो रहा है उसको देखकर भी बता दीजिएगा। लेकिन आपको ना ही ग्राफ दिए, ग्राफ भी नहीं दिए और बोल दिए कि मेरे पास A भी है, B भी है, C भी और D भी है, चारों है और ग्राफ नहीं दिया हुआ है। और तब आपसे पूछा जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रिएक्शन है या नहीं, अगर नहीं है तो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो वहाँ पे फॉर प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन फॉर अचीविंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट हम लोग KC और KP के जैसा ही एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसका नाम है रिएक्शन कोएफिशिएंट, करेक्ट। तो इसमें दो टाइप का, Q भी कितने टाइप का, दो टाइप का ना, एक QC रहेगा एक QP रहेगा, करेक्ट एवरीवन। हम लोग QC के लिए समझ लेते हैं, तो QC का मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इज इट राइट। तो क्या लिखेंगे C के पावर C, देखिए जितना भी ली चटरी प्रिंसिपल बनाया गया है उसमें मोस्ट ऑफ द रूल KC और QC एंड KC को देखकर बोला गया है, मतलब Q और K को देखकर बताया गया है। वो जो भी कंक्लूजन दे रहे थे बैक ऑफ द माइंड Q ही चल रहा था, A है। लेकिन यहाँ देखिए रिएक्शन कोएफिशिएंट में यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पॉइंट का रहेगा या जिस टाइम का लिया गया है एट एनी टाइम t, बट जैसे ही आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टिंग सब्सटेंस का इक्विलिब्रियम पॉइंट का कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं, इज इट राइट। रिवर्सेबल रिएक्शन किसको देखकर अपने डायरेक्शन किसको अचीव करने के लिए, किसके बराबर होने के लिए अपने आप को रीअरेंज करता है या अरेंज करता है, K को देखते रहता है, राइट, उसको K के बराबर होना है। तो मान लेते हैं कि QC लेस देन KC, अगर QC का वैल्यू KC से छोटा है तो QC इंक्रीज होना चाहेगा इसके बराबर होने के लिए, और इस ये नहीं बोलना सर इसको छोटा कर देंगे बराबर करने के लिए, भाई एट ए गिवन टेम्परेचर ये फिक्स रहेगा, करेक्ट।
तो QC का वैल्यू बड़ा होने के लिए न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, और न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। इसका मतलब रिएक्शन और न्यूमरेटर कब बड़ा होगा, जब C और D और बनेगा, और C और D और बनने का मतलब है कि रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम वेयर टू वेयर, लेफ्ट टू राइट, करेक्ट है। और अगर QC ग्रेटर देन KC है देन सर QC या KC से बड़ा है तो QC को छोटा होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इसको बड़ा कर देंगे, इसको नहीं बड़ा कर सकते एट ए गिवन टेम्परेचर, राइट। तो QC को अब छोटा करना है, QC को क्या करना है, छोटा करना है, डिक्रीज करना है KC के बराबर होने के लिए। तो QC कैसे छोटा होगा सर, डिनोमिनेटर को बड़ा कर दीजिए और न्यूमरेटर को छोटा कीजिए, राइट। और डिनोमिनेटर बड़ा कब होगा, जब A और B बनेगा, और C और तो A और B बनेगा, मतलब हम लोग A B C D लेके छोड़ दिए हैं। ऐसा नहीं सर A और B और ऊपर से डाल देंगे, वो नहीं पूछा गया है, आपको एक मिक्सचर बना के दे दिया गया A B C and D t=0 पे। अब वो अपने आप को एडजस्ट करेगा आगे पीछे जाकर, करेक्ट। तो उसका मतलब है कि A और B फॉर्म होगा तो C और D कंज्यूम होगा। इसका मतलब है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगा, राइट टू लेफ्ट, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। इज इट राइट। किसी को यहां पर डाउट है। और अगर QC इक्वल टू KC है तब उस टाइम पे ओवरऑल नेट रिएक्शन होते रहेगा, बट इसका मतलब है कि वी आर ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो नेट रिएक्शन को किसी भी डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं होना पड़ेगा, जहाँ पे है वहाँ पे ही रहेगा, बट रिएक्शन होते रहेगा। इस केस में क्या रहेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। इज इट राइट। ए लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, फॉर व्हाट रीजन, फॉर अचीविंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसका मतलब वी आर ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। चलिए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। अब जो बात QC और KC के लिए कंपेरिजन बोले हैं वही बात तो QP एंड KP के लिए बोलेंगे एवरीवन। ओके, तो आप एक काम कीजिए कि एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आप ट्राई करेंगे। इसको क्या अभी छोड़े या घर पे ट्राई करेंगे, कल नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। तो एक्सरसाइज 3 जो भी प्लीज़ क्वेश्चन नहीं बनता है तो मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज मन में एक मेरा लो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि पता नहीं बना या नहीं बना, क्योंकि इसमें हर एक प्रॉब्लम कुछ सिखाने के लिए है क्लास असाइनमेंट में। चलिए, तो आपका होमवर्क रहा एक्सरसाइज 3, और आज क्लास ख़त्म होते ही इसको बना लेना है, ठीक है। इसको छोड़िए, इसका मतलब आप कहाँ पे हैं, तो वही लिखा हूँ वी आर ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। वी आर ऑलरेडी कहाँ पे हैं, मतलब हम लोग को अब यहाँ पे ओवरऑल नेट रिएक्शन आगे और पीछे नहीं जाएगा, ऑलरेडी हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुँचे हुए हैं, करेक्ट ना। अब हेडिंग बनाइएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट रिवर्सेबल रिएक्शन। अब जो पढ़ाने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल नाम का ही है, एक्चुअली इसमें मुझे कुछ थ्योरी सिखाना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट रिवर्सेबल रिएक्शन।
सबसे पहला कीजिएगा। होमोजेनस गैसियस रिवर्सेबल रिएक्शन, होमोजेनस गैसियस रिवर्सेबल रिएक्शन। अब यहाँ से कंसेप्चुअल पार्ट स्टार्ट होगा, इसलिए प्लीज़ ध्यान से सारे बातों को तो सुनिएगा। लेट अस सपोज t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे मेरे पास सिर्फ H2 and I2 है। ओके एवरीवन, और ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, और यहाँ ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, और इस क्लोज कंटेनर में सिर्फ मेरे पास H2 and I2 इसलिए है, जिसका नंबर ऑफ मोल A and B है। करेक्ट। और इनिशियली मैंने इस गैस का वॉल्यूम मेजर कर लिया V0 लीटर, और प्रेशर भी T इक्वल टू 0 पे मेजर कर लिया हूँ। टोटल प्रेशर T इक्वल, और हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टोटल प्रेशर एट T इक्वल 0? सर ओनली H2 and I2, इज इट करेक्ट? कि HI था ही नहीं, और टोटल प्रेशर एट T इक्वल टू 0, T इक्वल 0 मतलब इनिशियल टाइम पे, टेम्परेचर 0 नहीं बोल रहे हैं, टाइम बोल रहे हैं, जब जिस टाइम पे शुरू कर रहे हैं, P0। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स T इक्वल 0 पे कितना? सर A प्लस B, इज इट राइट? और साथ में PV इक्वल टू nRT भी हम लोग लिख कर रेडी हैं। करेक्ट ना एवरीवन? और P इक्वल टू nRT बाई V, ये तो इक्वेशन से वाकिफ़ है ना। ये किसके लिए अप्लाई है सर? ये किसी एक गैस के लिए भी अप्लाई हो सकता है, और मिक्सचर ऑफ गैस के लिए भी, राइट? तो भाई अगर यहाँ पे N T और V अगर कांस्टेंट कर दे, मतलब मैं इस पिस्टन को आगे पीछे नहीं कर रहा हूँ, मैंने पिस्टन को आराम से छोड़ दिया, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो अगर N कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तो आपको नहीं लगता कि प्रेशर भी टोटल कांस्टेंट रहेगा? वजह मान लेते हैं कि अगर T इक्वल टू एनी टाइम T, पर यहाँ से अगर बाई गया तो B से भी कितना जाएगा? बाई, और बनेगा कितना? 2 बाई। करेक्ट ना? तो रिएक्शन तो प्रोसीड हुआ है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रिएक्शन आपका प्रोसीड हुआ है, बट टोटल नंबर ऑफ मोल्स देखिए तो एट T इक्वल टू 0 पे और T इक्वल टू T पे डिफरेंट है या सेम है? सेम होना भी पड़ेगा, बिकॉज सर डेल्टा NG जहाँ भी 0 रहेगा, डेल्टा NG समझते हैं? डेल्टा NG इस केस में 0 है नहीं, देखिए तो अगर डेल्टा NG 0 रहेगा तो एट एनी टाइम T टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, किसी का मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस ऑल द टाइम सेम रहेगा। इज इट राइट? ये तो यहाँ पे देख रहे हैं, एक बड़ा स्टेटमेंट है कि जहाँ पे डेल्टा NG 0 रहेगा उस टाइम पे एट एनी टाइम T टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस मस्ट बी इक्वल। करेक्ट? तो बोलिए T इक्वल टू 0 पे जो प्रेशर था और T इक्वल टू T पे जो प्रेशर रहेगा, डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। क्या पिस्टन आपका ऊपर नीचे हो पाएगा जब तक कि हम लोग इसको डिस्टर्ब ना करें? इसका मतलब कुछ क्वेश्चन इस टाइप के प्रॉब्लम में अगर टोटल प्रेशर T इक्वल टू 0 का अगर दिया रहे, तो क्या उसी प्रेशर को हम लोग T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पॉइंट का प्रेशर मान लें? क्यों मान लेंगे? क्योंकि सर अगर उस पिस्टन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं और टेम्परेचर को भी अगर डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो मान लेते हैं कि T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पॉइंट पर अगर आ भी गए
इक्विलिब्रियम पॉइंट पे यहाँ से अगर x जाता है तो यहाँ से भी तो x जाएगा, अब बनेगा 2x। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट t इक्वल टू 0 और टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पॉइंट डिफरेंट है या सेम है? सेम है। तो बहुत सारे क्वेश्चन में जिसमें मुझे टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पॉइंट का चाहिए Kp लिखने के लिए, बस दिया रहेगा t इक्वल टू 0 का फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो उसी को इक्विलिब्रियम पॉइंट का प्रेशर मान के सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए? याद रहेगा? मतलब ये है एग्जाम्पल, बट इसको थ्योरी बना के मैं पढ़ा रहा हूँ। सेकेंड थिंग, अब अगर इसका केसी लिखेंगे तो केसी के लिए क्या लिखिएगा? केसी के लिए लिखिएगा HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बोलिए, S2 इंटू I2 इक्विलिब्रियम पॉइंट का। और HI का मतलब 2x बाई v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स बाई वी, थोड़ा मुझे करेक्ट करते रहिएगा। और S2 के लिए, I2 के लिए और HI के लिए अलग अलग वॉल्यूम रहेगा या सेम ही वॉल्यूम रहेगा? एवरीवन सेम वॉल्यूम रहेगा। इसका मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा, करेक्ट ना? केसी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन्वॉल्व है? नहीं है। इसका मतलब यहाँ से बहुत बड़ा बात सीख रहे हैं। केसी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन्वॉल्व नहीं है, तो अगर पिस्टन को ऑल ऑफ सडन ऊपर कर दें या पिस्टन को नीचे कर दें, वॉल्यूम ज़्यादा कर दें या कम कर दें, एक्स पे कोई इफेक्ट आएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे? भाई रेस्पेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन इंडिविजुअल का चेंज होगा, बट नंबर ऑफ मोल चेंज, वैल्यू ऑफ एक्स चेंज नहीं होगा। इट राइट? इंडिविजुअल प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, टोटल प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, बट कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने का, टोटल प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर या वॉल्यूम चेंज होने से क्या नंबर, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इस केस में अगर आपसे पूछा जाएगा बाय चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इट इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज, आंसर इज नो। वजह, वॉल्यूम इज नॉट द पार्ट ऑफ व्हाट? वॉल्यूम इनिशियली ऑल ऑफ सडन अगर आप चेंज करते हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब होगा, बट घूम फिर कर उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा जहां पे पहले था, यहां पे ही आ जाएगा। करेक्ट? इसका मतलब है ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वॉल्यूम इज नॉट द पार्ट ऑफ केसी। केसी के एक्सप्रेशन वॉल्यूम है ही नहीं, तो केसी के एक्सप्रेशन वॉल्यूम नहीं है, तो इसका वैल्यू अगर वॉल्यूम चेंज भी करते हैं तो क्या केसी क्यूसी बन पाएगा? केसी क्यूसी नहीं बन पाएगा, केसी उतना ही वैल्यू रहेगा। करेक्ट? वजह क्या हुआ कि एक्चुअली नीचे ऊपर में जितना वी स्क्वायर था 1/v², तो नीचे भी तो 1/v आपस में कैंसिल हो चुका है। तो नीचे में आपको यहाँ पर लिखना चाहिए, सिंस volume of container is not the part of Kc, since volume of container is not the part of Kc, therefore since the volume of container is not the part of Kc, therefore equilibrium point does not depend on volume of therefore equilibrium point does not change by changing the volume of container. और ये सब एक मिनट में रिपीट कर रहा हूँ। सिंस वॉल्यूम इज नॉट द पार्ट ऑफ Kc या वॉल्यूम इज नॉट प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन ऑफ Kc, देयरफॉर क्या उसके बाद क्या लिखे थे? Therefore equilibrium point does not change by changing the volume of container. Therefore equilibrium point does not change by changing
वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इट राइट? ठीक है ना। इसका मतलब है तो सर व्हाट अबाउट प्रेशर, तो भाई वॉल्यूम कंटेनर का ज़्यादा कर दिया, मतलब ऑब्वियस है प्रेशर कम कर दिया। वॉल्यूम ज़्यादा करने का मतलब आपने टोटल प्रेशर कम कर दिया ना। तो जब वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब प्रेशर पे भी डिपेंड नहीं कर रहा होगा। वॉल्यूम ज़्यादा कर रहे हैं इस केस में, वॉल्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, क्या टेम्परेचर ज़्यादा करके वॉल्यूम ज़्यादा कर रहे हैं या वॉल्यूम ज़्यादा कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ लो प्रेशर? वॉल्यूम ज़्यादा किए तो ऑब्वियस सी बात है पिस्टन को ऊपर करके किए हैं, यहाँ पे टेम्परेचर को हम लोग नहीं छेड़ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस ही चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज करने का मतलब मेरा के इक्विलिब्रियम ही चेंज हो गया, राइट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अभी के को ही चेंज कर दीजिएगा तो ऑब्वियस सी बात है चेंज हो जाएगा। तो हम लोग टेम्परेचर को नहीं चेंज कर रहे हैं, हम लोग ये बात कर रहे हैं किसके लिए? वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? डिक्रीज इन प्रेशर एंड वाइस वर्सा, इज इट राइट? इसका मतलब है कि सर जहां भी डेल्टा, और ये सब बात हम लोग कर रहे हैं होमोजेनस गैसियस रिएक्शन के लिए, हेडिंग इसलिए मैं बना दिया हूँ होमोजेनस गैसियस रिएक्शन, करेक्ट? ये उसके लिए मैं बोला हूँ। इसका मतलब सर इन होमोजेनस गैसियस रिएक्शन जहां भी डेल्टा एन जी जीरो रहेगा, फॉर होमोजेनस नोट करके लिख लेना है, फॉर होमोजेनस गैसियस रिएक्शन जहां पे भी डेल्टा एन जी जीरो रहेगा, उस केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम, करेक्ट? वजह वॉल्यूम वाला टर्म रहेगा ही नहीं किसी में। हाँ, यस, रिएक्शन होगा तो वॉल्यूम ऊपर नीचे हो सकता था तब ना, जब टोटल मोल ज़्यादा होते रहता। बट नंबर ऑफ रिएक्शन हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ मोल उतना का उतना ही है, तो क्या वॉल्यूम बढ़ पाएगा? रिएक्शन हो, एक मिनट, रिएक्शन हो रहा है, आई एग्री। एक कुछ चीज़ को ऐसे समझिए कि मेरे क्लासरूम का स्टूडेंट, लेट अस सपोज केमिस्ट्री क्लासरूम का 120 स्टूडेंट है, क्लासेस चल रहा है, बट हर बैच में मैं 11th का क्लास चला, 12th का चला, ड्रॉपर का चला, क्रैश कोर्स का, बट मुझमें 120 स्टूडेंट बैठा रहा हूँ, तो मुझे क्लासरूम बड़ा करने का रिक्वायरमेंट है? सिंपल सा बात है कि भाई यहाँ पे रिएक्शन तो हो रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट तो डायनेमिक ही है, बट टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑलवेज ए प्लस बी ही मेंटेन है, राइट? पी वी इक्वल टू एन आर टी में P इक्वल V इक्वल टू, अगर आप एन आर टी बाई पी, हम T इक्वल 0 से यहाँ स्टार्ट करते हैं, करेक्ट? इनिशियल में डिस्टर्ब करने के पीछे का वजह था कि रिएक्शन होना स्टार्ट होगा सर, लेकिन डिस्टर्ब हो पाया क्योंकि n ऑलवेज a प्लस बी ही नज़र आते रहेगा, राइट? इस इक्वेशन में मतलब है क्या कि H2 है, I2 है, HI है, या टोटल नंबर ऑफ मोल से मतलब था? दिस इज द रीजन, ओके? चलिए अब यहाँ देखिए, हाँ, QC तो इन टाइम का रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि इफ़ ऑलरेडी अगर हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुँच गए, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुँचकर अगर आप डिस्टर्ब करने का कोशिश किए तो आप पिस्टन को ऊपर करके, राइट? तो अगर वॉल्यूम बढ़ा भी देते हैं तो x के वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि एक्चुअल में आप QC भी लिखते, मान लेते हैं कि आपको मैं बोला QC लिख के एक बार देखिए, एट टाइम t अगर आप QC लिखते नीलांजन, तो सर QC लिखते तो a लिखते 2 बाई वाई v का स्क्वायर, करेक्ट ना? एक बीच में टाइम t लिए थे, और a माइनस बाई और b माइनस बाई वाई v, QC के एक्सप्रेशन में क्या v रहा देखिए तो आप वॉल्यूम चेंज भी करेंगे तो आपका QC पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? QC पे भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए वॉल्यूम बोले वॉल्यूम ज़्यादा कर रहे हैं तो QC ज़्यादा होगा, ऐसा बोलना यहाँ पे नहीं लगता मीनिंगलेस हो जाएगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन QC? वॉल्यूम कम ज़्यादा करके QC को आप चेंज कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। और लास्टली
जहाँ पे फॉर होमोजेनस गैसियर रिएक्शन जहाँ पे डेल्टा एन जीरो रहेगा तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा। करेक्ट एवरीवन। अब अगर Kp लिखेंगे तो Kp के लिए क्या लिखिएगा सर? Kp के लिए लिखेंगे तो प्रेशर ऑफ HI का होल स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर लेते हैं ना, प्रेशर ऑफ H2 एंड प्रेशर ऑफ I2, इज इट राइट? और लेट अस सपोज टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पॉइंट इज P नोट मान लेते हैं। तो प्रेशर ऑफ HI कितना रहेगा? तो सर प्रेशर ऑफ HI रहेगा 2x बाई ए प्लस बी इंटू पी नोट। अगर मैं सही हूँ तो बोलिए हाँ। देख तो सही है। वजह डाल्टन सॉल्व लगा दिए। H2 के लिए I2 के लिए HI के लिए वॉल्यूम और टेम्परेचर तो सेम रहेगा। तो इसका मोल था कितना इक्विलिब्रियम पॉइंट 2x और टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिक्सचर कितना था ए प्लस बी 2x बाई ए प्लस बी इंटू पी नॉट। करेक्ट। प्रेशर ऑफ H2 कितना लिखिएगा सर? a माइनस एक्स और डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू पी नॉट लिखिए। करेक्ट। प्रेशर ऑफ I2 कितना लिखिएगा? b माइनस एक्स और डिवाइड बाई ए प्लस बी पी नॉट। और तब इसमें Kp में पुट कर दीजिए। Kp में पुट करने के बाद क्या आता है देखिए तो, जो सा कैलकुलेट करके मोटा मोटी। क्या इतना आता है? भाई आना भी चाहिए था। बोलिए क्यों? Kp इक्वल टू Kc RT के पावर डेल्टा एन, इज इट राइट? और डेल्टा एन जी है 0 तो ये टर्म हो गया 1, तो Kp इक्वल टू Kc, तो दोनों का एक्सप्रेशन अलग रहेगा या सेम ही हो जाएगा? ये तो पहले से ही पता था। करेक्ट। अब हाँ ना कुछ नहीं बोलेंगे। सबसे बड़ा समस्या आप लोग के साथ यही है। ये तो वहाँ से ही पता चल गया था। दूसरी बात है Kp के एक्सप्रेशन में टोटल प्रेशर इन्वॉल्व है। इसका मतलब यहाँ से भी ये बात बोल सकते हैं कि सिंस टोटल प्रेशर is not the part of expression of Kp, therefore equilibrium point does not depend on pressure of the container, right? Since total pressure is not present in the expression of Kp, therefore equilibrium point does not depend on टोटल प्रेशर। जल्दी से लिखिएगा। तो एक्चुअली इसी चीज़ को देखकर ली चैटरजन प्रिंसिपल बनाया गया है। जितना भी वहाँ पे प्रिंसिपल मोटा मोटी देखिएगा तो बस इन सब बातों को ऑब्जर्व करने के बाद ही वहाँ पे बोला गया है। इसको हटाया जाए। क्या बोले? होमोजेनस गैसियस रिएक्शन का मतलब है निरंजन कि
दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड में कोई भी गैस के अलावा कुछ दूसरा लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में कोई कंपाउंड नहीं है थ्रू आउट ऑल सब्सटेंस प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म। ओके, लेकिन अगर हेट्रोजेनस गैसियस रिएक्शन का मतलब कुछ गैस है लेकिन कुछ दूसरा फॉर्म भी है तो उसको हम लोग हेट्रोजेनस गैसियस रिएक्शन बोलेंगे। होगा ना? चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए मैं उस एग्जांपल को ही लेकर ज़्यादा बात कर रहा हूँ। होता ना किसी किसी चीज़ का एकदम फेमस, तो केमिकल इक्विलिब्रियम का ये दोनों एग्जांपल बहुत फेमस एग्जांपल है, समझे? 60% क्वेश्चन तो इन दोनों एग्जांपल को लेकर ही किया जाता है। करेक्ट है ना? तो एक एग्जांपल मैं लिया हूँ। अब यहाँ देखिए डेल्टा एन जी क्या इक्वल टू 0 है? नहीं, 0 है। ओके एवरीवन, और टी इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं कि मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ए था और टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे यहाँ से x चला गया तो बनेगा कितना? x, और यहाँ भी कितना बनेगा? x। और यहाँ पे क्या हम लोग इसको डिसोसिएशन बोल सकते हैं? कोई भी एक कंपाउंड से मोर देन वन कंपाउंड अगर टूट कर बन रहा है तो उसको बोलते हैं डिसोसिएशन। तो यहाँ पे अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या लिख सकते हैं? x/a। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? a अल्फा यहाँ तक देखिएगा। तो अब केसी लिखते हैं, तो केसी के लिए क्या लिखेंगे? और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 के लिए आप क्या लिखेंगे? a अल्फा बाई v, a अल्फा बाई v और इंटू a माइनस a अल्फा बाई v। करेक्ट है ना? कट कुट के कितना बचेगा देखिए तो। a अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इंटू वी, इज इट राइट? अब केसी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम इन्वॉल्व है या नहीं है? यस, केसी के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम इन्वॉल्व है। करेक्ट एवरीवन? इसका मतलब वॉल्यूम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर अगर आप ऑलरेडी वी आर एट, इफ वी आर ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, और अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कंटेनर का वॉल्यूम को ऑल ऑफ सडन चेंज करेंगे तो मेरा केसी इक्विलिब्रियम पॉइंट ही चेंज हो जाएगा। केसी तो नहीं चेंज होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज होगा। वजह मान लेते हैं कि वॉल्यूम आपने ज़्यादा कर दिया। एक केस लेते हैं, ठीक है? इसमें केस फर्स्ट, भाई वॉल्यूम अगर ज़्यादा कर दिए तो वॉल्यूम टेम्परेचर को चेंज नहीं करके, वॉल्यूम ज़्यादा कर दिया है तो कॉस्ट ऑफ प्रेशर को कम करके। करेक्ट? तो वॉल्यूम ज़्यादा करते हैं तो ऑल ऑफ सडन डी, यहाँ देखना है डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया, राइट? तो डिनोमिनेटर ज़्यादा होने के बाद क्या है? केसी के बराबर रहेगा, या भी को चेंज करते हैं क्यूसी बन गया, और वो क्यूसी का वैल्यू केसी के बराबर है या कम है? बोलिए भाई, कम है ना? वॉल्यूम आपने ज़्यादा कर दिया तो ये जो टर्म राइट हैंड साइड का टर्म रहा वो अब बन गया क्यूसी, और क्यूसी का वैल्यू केसी से कम है। तो इफ़ क्यूसी लेस देन केसी तो रिएक्शन किधर जाता था? यस, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। वजह
सर क्यू लेस देन के हो गया, मैंने के था उसको क्यू बनाकर वो क्यू का वैल्यू के से छोटा हो गया है, तब मुझे बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए क्या करेंगे? बड़ा करने के लिए आपके पास उपाय क्या है? ये तो फिक्स वैल्यू है ना t = 0 का, आपके पास एक ही एक वेरिएबल था यहाँ पे, v को आपने बड़ा कर ही दिया। अब चेंज किसको करना है? अल्फ़ा को, राइट। इसका मतलब है कि अल्फ़ा ज़्यादा करेंगे, और अल्फ़ा ज़्यादा करने से दो फायदा, न्यूमरेटर ज़्यादा और डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, राइट। अल्फ़ा ज़्यादा होने से न्यूमरेटर ज़्यादा और डिनोमिनेटर कम, इज इट राइट? क्योंकि अल्फ़ा ज़्यादा कीजिए तो 1 - अल्फ़ा कम होगा, करेक्ट ना? यस, इसका मतलब इसमें यही पूछ लिया जाएगा कि इफ़ वी आर एट, इसका मतलब इसमें अगर डेप्थ में क्वेश्चन पूछना हो तो मान लेते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 60% है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.6 है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इंक्रीज करना है तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और वॉल्यूम को चेंज करके, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ज़्यादा करें या कम करें? तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक अल्फ़ा बढ़ जाएगा, इज इट राइट? समझ में? लेकिन नहीं था सारा गेम क्यूसी और केसी का है, तो इस टाइप का आंसर देने के लिए पहले केसी लिख लीजिएगा, तब आपको सही से आंसर आएगा। और अल्फा और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है तो पहले लिखेंगे तब तो बता पाएंगे। समझ रहे मेरे बातों को, मेरे इमोशन को समझ रहे? मैंने क्या समझाया? ओके। बट यहाँ पे वॉल्यूम पे क्यों डिपेंड कर रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट? और अल्फा चेंज होने का मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज होना, इज राइट? अल्फा चेंज होने का मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज होना, बोल सकते हैं? क्रैश कोर्स के बच्चे बोलेंगे ही नहीं आज नहीं बोलने से मुझे शोले का डायलॉग याद आ जाता है, देखें आप लोग चलिए देखिए, मैं तो एग्री हूँ, 12th वाले बच्चे सब बात सुनकर छोड़ दीजिएगा, ये आपके लिए नहीं है। जैसे एक कहावत है ना, ताली दोनों हाथ से बजता है। तो जैसे टीचर बोल रहे हैं ठीक है क्रैश कोर्स में आप लिए हैं, मैं मैक्सिमम पढ़ाऊँगा, बट मैक्सिमम पढ़ाने के लिए आपको मैक्सिमम क्लास भी तो ज्वाइन करना पड़ेगा। तो उसमें अब इनिशियल, लेकिन एक हर साल क्रैश कोर्स में मोटा मोटी यही होता है कि एक 1 मंथ क्लास होते होते बच्चे का थोड़ा सा लगता है, अब बच्चे भी अपने आप को जज कर लेते हैं, जो मुझे ऑब्जर्वेशन लगता है कि ठीक है अब मुझसे होगा या नहीं होगा, अब प्लस कितना क्लास करें, अब फिर अपना प्लानिंग कर लेते हैं, रुकना है या अगला साल की तैयारी करना है या क्या करना है। ये सही भी है देखिए भाई, मेरा तो 1 मिनट का 1 लाइन का थ्योरी ये है, ये मैं कोई डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ कि भाई कोई भी इंसान, मैं कितना भी बोलते रहूँ, सबसे बड़ा जज कोई भी इंसान खुद का खुद ही होता है, दूसरा थोड़े बता पाएगा कि उसका किस लेवल का तैयारी चल रहा है। और अभी जिस जोन में है उसमें आप शो ऑफ के लिए भी नहीं पढ़ सकते, होता है शो ऑफ के लिए, क्लास में इनकी कुछ 2-4 बात बोले उसके बाद लीव कर गए, बस माहौल बना के चल दिए, तो वो सब करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, और पेरेंट्स को के डर से भी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है जिस एज में आप हैं। इसलिए किस लेवल का, ये भी मान लीजिए कि जब तक आपका तैयारी सही लेवल का नहीं होगा तो इंडिया का कंपटीशन है, तब तक सिलेक्शन भी नहीं होगा। मैं आपको खुश करने के लिए बोलते रहूँगा दूसरे कोचिंग क्लासेस के जैसा कि मेरे यहाँ ज्वाइन करोगे हो जाएगा, ये बहुत बकवास बात है। हो सकता है कि शुरू से मैं कोचिंग स्टार्ट किया होगा तो ऐसा बोल भी सकता था, हालांकि डे 1 से ही नहीं बोला हूँ। जो टीचर हमको पढ़ाया कि भाई पढ़ा मैं रहा हूँ, ऐसे ऐसे रास्ता दिखा दिया, बोले प्रैक्टिस आपको करना है, अब प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, अब प्लस कहीं ना कहीं आपको एक साइड थोड़ा सा कम करना पड़ेगा दूसरा साइड को लिफ्ट करने के लिए। अब बड़ा सोचेंगे तभी थोड़ा सा आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो उस लेवल का अगर थॉट रखते हैं तो उस लेवल का आपको प्रिपरेशन और मेहनत भी करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दिमाग में चल रहा है आईआईटी और तैयारी कर रहे हैं CWE जैसा, नहीं हो पाएगा, आपको उसी लेवल पे काम करना पड़ेगा। और अगर आईआईटी का लेवल का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बोर्ड छूट जाएगा। बोर्ड में तो यही होता है कि 2 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट के नहीं करता है, पॉइंट चार्ज के कारण गॉस लॉ से बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा।
इस टाइप का क्वेश्चन क्यों नहीं बन जाएगा भाई? बड़ा क्वेश्चन बैंक मैं देख रहा हूँ। बोर्ड का जितना क्वेश्चन बैंक है ना वो मेरे लिए 10 दिन है, 10 दिन का काम है। मैं अगर आपके साथ बोर्ड पे सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा 15 दिन में ऐसे ख़त्म कर दूँगा पूरा पढ़ाने के बाद। हाँ, वॉल्यूम अगर ज़्यादा कर दिए तो केसी में कौन सा टर्म बड़ा हो गया? केसी के राइट हैंड साइड वाला में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया इसका मतलब है कि ये टर्म छोटा हो गया, इसके बराबर रहा या इसे छोटा हो गया? पहले इक्वल था, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे थे, ऑल ऑफ सडन आपने कौन सा टर्म को, आप इसको तो छोटा कर नहीं सकते हैं। वॉल्यूम इज इट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम एंड प्रेशर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन सम अदर फैक्टर लाइक टेम्परेचर एंड डेल्टा एच। इसलिए वॉल्यूम को कम और ज़्यादा करने से आपका केसी तो चेंज नहीं हुआ, बट राइट हैंड साइड का टर्म चेंज हो गया, राइट? और वो बन गया क्यूसी। तो वॉल्यूम ज़्यादा कर किए तो आपका ये राइट हैंड साइड का टर्म अब केसी के बराबर ना रहा। अब जो अगर ए एक्सप्रेशन केसी के बराबर नहीं रहेगा तो उसका नाम केसी बोलते रहेंगे या क्यूसी बोल देंगे? और क्यूसी केसी से छोटा हो गया, राइट? क्यों छोटा हो गया? क्योंकि मैंने सर डिनोमिनेटर बड़ा कर दिया था ऑल ऑफ सडन। और क्यूसी लेस देन केसी रहेगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन प्रोसीड होगा? अभी तो कंपेयर करके बताया था, रिएक्शन प्रोसीड होगा लेफ्ट से राइट, करेक्ट? और रिएक्शन अगर लेफ्ट से राइट प्रोसीड होगा इसका मतलब है कि x का वैल्यू कम होगा या और ज़्यादा होगा? x का वैल्यू ज़्यादा होगा, और x का वैल्यू ज़्यादा होगा तो अल्फ़ा, भाई ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब है कि यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, इज इट राइट? चलिए, और अगर वॉल्यूम कम कर दिया, अब बताइए तब ऑल ऑफ सडन वॉल्यूम कम कीजिएगा तो क्यूसी केसी से ज़्यादा नजर आएगा, राइट? तब अपने आप को रीअरेंज करने के लिए, केसी के बराबर आने के लिए राइट से लेफ्ट जाएगा, करेक्ट ना? मतलब अल्फा डिक्रीज हो जाएगा, करेक्ट? यहां तक हो गया। अब वॉल्यूम को कम कर दिए हैं मतलब प्रेशर को ज़्यादा कर दिए होंगे, तो यहाँ पे नहीं था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द कंटेनर। अब एक बार थोड़ा केपी भी लिख लेते हैं। केपी के लिए क्या लिखिएगा? प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू प्रेशर ऑफ Cl2, और टोटल प्रेशर मान लेते हैं P0, ठीक है? और डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ PCl5। डायरेक्ट लिख रहा हूँ। प्रेशर ऑफ PCl3 के लिए क्या लिख सकते हैं? A अल्फा डिवाइडेड बाय हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम पॉइंट? देखिए तो मैंने सही लिखा? अगेन ए अल्फा डिवाइड बाई ए प्लस ए अल्फा P0, बिकॉज इसका प्रेशर तो सेम ही रहेगा बिकॉज मोल सेम है, करेक्ट? और डिवाइडेड बाई ए माइनस ए अल्फा डिवाइड बाई ए प्लस ए अल्फा। मैं क्यों लिख रहा हूँ सर? ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, इज इट राइट? यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू P0। कट कुट के क्या आ जाएगा देखिए तो? Kp इक्वल टू फर्स्ट, भाई ये से ये तो कैंसिल नहीं हो जाएगा। कितना बचा? सर बच गया अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू P0, इज इट राइट? अब आपके केपी के एक्सप्रेशन में टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर इन्वॉल्व है या नहीं है? इन्वॉल्व है। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट डिपेंड्स ऑन प्रेशर। वो तो पहले ही यहाँ से केसी से पता चल गया था, बट फिर भी आपको कॉन्फिडेंस के लिए फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, करेक्ट? अब यहाँ पे भाई P0 बढ़ा दिए, मतलब P0 बढ़ाने का मतलब वॉल्यूम घटा दिए,
तो आपको नहीं लगता कि केसी का सेकेंड वाला केस हम लोग बात कर रहे हैं? अब पी नोट बढ़ाने का मतलब जैसे ही पी नोट को आपने इंक्रीज किया मतलब पूरा वैल्यू राइट हैंड साइड का बड़ा हो गया, करेक्ट। इसका मतलब वो केपी के ऑल ऑफ सडन आपने पी नोट को इंक्रीज कर दिया, मतलब केपी क्यूपी बन गया था, क्यूपी केपी से बड़ा था, राइट। और क्यूपी और केपी से बड़ा रहेगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? राइट टू लेफ्ट। तो केसी को लिखकर वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से शिफ्टिंग का जो बात कर रहे हैं और प्रेशर के टर्म में जो बात कर रहे हैं अलग है या सेम डायरेक्शन बताता है? सेम बताना भी चाहिए। प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम कम या वॉल्यूम कम प्रेशर ज़्यादा, एक ही बात था ना। हो गया ना स्टूडेंट? इसका मतलब यहाँ पे दो टाइप का चीज़ बात की है। पहला बात किए हैं कि यहाँ पे डेल्टा एन जी, बट इज इट कंपल्सरी कि ऑल द टाइम वॉल्यूम को कम करने से राइट टू लेफ्ट ही जाएगा? सर इट डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। इस केस में वॉल्यूम नीचे था, राइट। ऐसा एग्जांपल हम लिए हुए थे कि वॉल्यूम नीचे था, इसको थ्योरी मत बनाइएगा। मतलब यहाँ पे जहाँ पे डेल्टा एन जी नॉट इक्वल 0 रहेगा तो वॉल्यूम चेंज करने से इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज होगा, ये थ्योरी रहेगा। ये थ्योरी नहीं रहेगा कि वॉल्यूम कम रहेगा तो राइट टू लेफ्ट जाएगा। चांस की बात है कि यहाँ पे वॉल्यूम वाला टर्म नीचे था, राइट। वॉल्यूम वाला टर्म अगर ऊपर रहता तो ऐसा नहीं भी हो सकता था, तो उल्टा बात हो सकता था, राइट। चलिए एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1। अब इस एक्सरसाइज आप पे नहीं छोड़ूंगा, इसका सारा प्रॉब्लम बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है। जो एक्सरसाइज आप पे छोड़ सकते थे वो छोड़ दिए, वो बना लीजिएगा। एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग सॉल्व करेंगे। केपी दिया हुआ है, केपी कितना है 49 ना। इफ द इनिशियल प्रेशर ऑफ H2 एंड I2 इज 0.5 एटमोस्फेयर रेस्पेक्टिवली, मतलब दोनों का 0.5 है, 0.5 है, राइट। डिटरमाइन द पार्शियल प्रेशर ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, इक्विलिब्रियम हम लोग को केपी के बराबर लिखने के लिए टोटल प्रेशर तो इक्विलिब्रियम पॉइंट का लिखना चाहिए। हालांकि यहाँ पे टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम केपी के एक्सप्रेशन में आएगा भी नहीं, इसलिए नहीं भी लिखने से काम चल जाएगा। बट एक मिनट,
कहीं ना कहीं आपको चाहिए होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि आपको तो ये तो चाहिए नंबर ऑफ मोल ऑफ एच आई एट इक्विलिब्रियम पॉइंट आर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इनटू टोटल प्रेशर। एग्री है या नहीं है? बट टोटल प्रेशर किस पॉइंट का? इक्विलिब्रियम पॉइंट का। इतना तो करना पड़ेगा ना टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई निकालने के लिए। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आपको प्रेशर टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पॉइंट का क्वेश्चन में दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। बट टोटल प्रेशर T इक्वल टू 0 का दिया हुआ है। कितना? 0.5 प्लस 0.1 ATM, करेक्ट। तो इस केस में आपका टोटल नंबर जो थ्योरी पढ़ाया था काम में आ गया। तो इस केस में टोटल प्रेशर जो T इक्वल 0 पे है वही टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पॉइंट का भी लेंगे, करेक्ट ना निरंजन? वजह सर नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हो रहा है, करेक्ट। तो मान लेते हैं कि T इक्वल 0 पे इसका नंबर ऑफ मोल A है, इसका भी नंबर ऑफ मोल A है। दोनों को मैंने नंबर ऑफ मोल सेम क्यों रखा? सर ये तो PV इक्वल टू nRT से पता चल गया, राइट। अरे प्रेशर सेम है और वॉल्यूम भी तो सेम है, सेम कंटेनर में है। तो भाई प्रेशर अगर सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, अब प्रेशर भी अगर सेम है पार्शियल प्रेशर, नंबर ऑफ मोल इसका मतलब सेम रहा होगा। दिस इज द रीजन कि मैं H2 और I2 का नंबर ऑफ मोल सेम लिखा। बाकी लोग समझ में आया कि मैंने दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम क्यों रखा? बोलते ही नहीं है, स्लो तो ऐसे ही पता है क्लास। चलिए आप लोग को एक आध दिन क्लास दे देंगे, प्रेजेंटेशन आके क्लास में प्रेजेंट कीजिए। केजी का बच्चे का देखता हूँ मैं, सुबह सुबह 8 बजे उठता हूँ, थोड़ा बात कर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। देखते हो ना रोशन, सुबह से मेरे रूम में गुड मॉर्निंग बोलता है, पूरा रूम घर में गूंजते रहता है, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। तो दे आर सो इनर्जेटिक, नहीं वो लोग एक्चुअल में टीचिंग को एंजॉय करता है, नहीं। केजी के बच्चे उनका ड्राइंग रहता है और टेस्ट है, तो टेस्ट में अगर मैथ है तो टेस्ट बेचारे बच्चे थोड़े दे रहे हैं, पेरेंट्स दे रहे हैं बैठकर बगल में। ऐसे लिखो, 4 वर्टिकल लाइन करना है, उसमें इतना कट करना है, नया नया मेथड से जोड़ना घटाना। चलिए तो यहाँ पे क्या रहेगा? T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे यहाँ से अगर x तो यहाँ से भी x जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा कितना? 2x, इट राइट। तो अगर x निकल जाए तो आपका काम बन जाएगा। x निकल जाए तो हम लोग a को नॉन मानते हैं, ये नहीं दिया हुआ है बट नॉन मान लेते हैं, राइट। a तो नहीं पता है ना, ये पता है कि इक्वल है, बट आपको प्रेशर, आपको वॉल्यूम पता है क्या कंटेनर का? टेम्परेचर पता है? नहीं पता है। ये पता है कि बस a है, तो a को नॉन मान लेते हैं। लेट अस सपोज नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 इज एट T इक्वल टू 0, H2 नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 इज a। तो Kp के लिए क्या लिखिएगा सर? 2x/, बोलते रहिए, 2x/2a इंटू टोटल प्रेशर, राइट, और डिवाइडेड बाई a माइनस x/2a टोटल प्रेशर, a माइनस x/2a टोटल प्रेशर, राइट। काट कूट के कितना आएगा? 49 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया। बोलिए हाउ मच? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी तो कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल ही कर दिए थे, राइट। तो यहाँ पे हमको लगता है कि ए माइनस ऐसे रहना चाहिए।
देखिए तो अच्छा टू ऊपर रहेगा ना, ओके ओके टू ऊपर है, अब सही है। तो भाई इज इट राइट? इसका मतलब ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, हाउ मच 7a माइनस 7x इक्वल 2x, इसका मतलब है 7a इक्वल टू 9x इम्प्लाई x बाई a इक्वल टू 7/9, इट राइट? मतलब x बाई a तो निकल गया है, या x का वैल्यू निकालते तो 7/9 इंटू ए लिखते जो भी, लेकिन मुझे x बाई a से ही मतलब है, मैं इसलिए मतलब था कि HI के लिए आप क्या लिखिएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ HI कितना 2x, और टोटल नंबर ऑफ मोल कितना था स्टूडेंट किसी भी टाइम पे 2 है ना, और प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पॉइंट कितना 1 atm। भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया था, मुझे x का वैल्यू चाहिए था या x बाई a का वैल्यू चाहिए था, x बाई a, तो 7/9 इंटू 1, दिस इज द आंसर। कितना हो जाएगा 7/9? 0.7, दिस इज द आंसर। समझ गए? तो इस पॉइंट पे हम लोग का ऑब्जर्वेशन ये रहा कि t इक्वल टू 0 का टोटल प्रेशर को ही इक्विलिब्रियम पॉइंट का प्रेशर बना दिए, करेक्ट? तो आपको पूछा गया था पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पॉइंट का, और उसके लिए चाहिए था टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पॉइंट का, बट हम लोग ले लिए टोटल प्रेशर t इक्वल 0 का। आप लोग समझ पाए एवरीवन? चलिए तो इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए। तो एक्सरसाइज 4 का कितना क्वेश्चन है? इसमें सबसे बेहतरीन प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 11, तो इसको मैं 2 स्टार दे सकता हूँ। 11 नंबर है ना? तो आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4 का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट लेकर आना है। मतलब एक दिन का टाइम दे रहे हैं, परसों इसका दोबारा क्लास लूँगा, हो पाएगा? क्लास 12 के बच्चे एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 का, एक्सरसाइज 4 में सारा क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया। एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 4 का मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, चाहे आपसे सॉल्व हो या ना हो भी जाएगा फिर भी मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है? चलिए आज के इतना ही, ओके। और क्रैश कोर्स के बच्चे लाइन पे बने रहिए, और क्लास 12 के बच्चे लीव कर लीजिए। क्रैश कोर्स का स्टूडेंट आज आपका एक्स्ट्रा एक क्लास रहेगा 4 बजे से, हेडिंग रहेगा एरोमेटिसिटी, ठीक है? 4 बजे से आपका केमिस्ट्री का एक्स्ट्रा क्लास रहेगा। हेडिंग क्या रहेगा? एरोमेटिसिटी, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई गिवन कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, समझ गए?